नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं पहला पेपर है तुम्हारा बच्चे और सीखना, ये वीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जो मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ, उन मॉडल पेपर से आपका कोई प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। ये वो प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका कोई भी प्रश्न ज़्यादातर गलत नहीं होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर पास होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखो, डरना नहीं है, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेहनत हमेशा कामयाबी दिलाती है। और आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि एसटीसी में फेल नहीं होते हैं। एसटीसी में बैक भी खूब लोगों के लगती है, फेल भी खूब लोग होते हैं। तो आप लोग डरिए, एक चीज़ से डरिए कि कहीं हम असफल ना हो जाए। और सफलता पाने के लिए आप लोग मेहनत कीजिए। और ये जो मैं आपको मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, सीधा वो मटेरियल है, वो हैंड रिटन चीज़ है जो आपको बहुत लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। हमारे पास कोई भी कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं होता, हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का परिणाम भी अच्छा ही निकल के आता है लोगों को। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें और देखिए आप लोग चीज़ कितनी अच्छी है। ये पूरे के पूरे हैंड रिटन है, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारे पास कॉपी पेस्ट का काम नहीं है। आप लोग टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा। और अगर आप लोग देखो, ये मेरा पहला वीडियो है जो यूट्यूब पर आ रहा है 2023 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोगों को इस अगर टेस्ट जो सीरीज़ आपकी चल रही है और ये जो चीज़ें या मैटर आपको मिल रहा है, इसके नोट्स आपको मिलेंगे। ये पूरा का पूरा नोट्स फॉर्मेट है और उसके साथ साथ आपको वीडियो भी मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग आराम से परचेज़ कीजिएगा। गारंटी फुल है, अपनी चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि 100-150 रुपये देने से अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पूरा पास हो जाता है तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आ गया समझ में? तो देखिए आप लोग पेपर देखिए। पहले प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, वो आप लोग आराम से देखिए। पहला प्रश्न ध्यान से सुने आप लोग। ये जो हमारा पहला पेपर होगा बच्चे और बचपन का, ये 70 बच्चे और सीखना, ये हमारा 70 नंबर का होगा सेकेंड ईयर में। और इसके साथ आपको 30 नंबर अपनी कॉलेज से सत्रांक के जाएंगे। तो आपको अपने लिखित जो परीक्षा है उसमें आपको 28 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? मात्र 28 नंबर। लेकिन बहुत से लोग 28 नंबर भी नहीं ला पाते। और मैं आपको इस ऐसे मॉडल पेपर, मैं आपको 20 मॉडल पेपर दूंगा, आपके 10 पेपर होंगे, ठीक है ना। मान के चलते हो सेकेंड ईयर में 9 हैं तो आपको 18 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, प्रत्येक पेपर के 2 मॉडल पेपर, और इनसे कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं होगी, ये आप लोग निश्चिंत रखिए। तो आपको 28 नंबर ही नहीं, आपको मैं 70 में से कम 50 नंबर का मैटर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन्हीं टेस्टों के माध्यम से, ठीक है। और आपको कॉलेज से फिर 30 में से आपको किसी को 28 दिए जाएंगे, किसी को 26 दिए जाएंगे, इस तरीके से। तो कॉलेज लेवल की टेंशन नहीं करनी आपको, तो अपनी मेहनत की टेंशन करनी है, ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पूरा पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा। 1 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर 1 घंटे पढ़ लिया तो आपको कोई भी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है फेल पास होने से, ठीक है ना भाई। तो पहला प्रश्न है आपका कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताओ। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत था साथियों, वो हमारा दिया था गिलफर्ट साहब ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट कर लेंगे इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज्ञान मीमांसा को किस विषय की प्रमुख शाखा माना गया है, बताओ जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ये वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है। सक्रिय अनुबंधन जो सिद्धांत दिया था साथियों, वो BF स्किनर साहब ने दिया था और उन्होंने अपने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में अपना मुख्य आधार माना था पुनर्बलन को। किसको माना? पुनर्बलन को माना था, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्लार्क एल हल। कौन है? क्लार्क एल हल है। लेकिन अपने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था स्किनर का? पुनर्बलन था। कि अगर हम व्यक्ति को या बच्चे को पुनर्बलन देते हैं तो उसकी अनुक्रिया तेज गति से होने लगती है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल किस पर आधारित है।
बताओ जल्दी से। सूचना प्रसंस्करण मॉडल किस पर आधारित है? आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति प्रकार्यों पर आधारित है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत पुनर्वलन एवं दंड पर आधारित है? बताओ। पुनर्वलन और दंड पर आधारित सिद्धांत बताओ जल्दी से साथियों। अल्बर्ट बांडुरा साहब का, जिन्होंने अनुकरण सिद्धांत दिया था भाई, कि व्यक्ति या बच्चा जो होता है समाज में रह करके व्यवहार के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, और ये बात कही थी अल्बर्ट बांडुरा ने। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का काल क्या है? देखो प्रश्न सब तरीके के आते हैं एग्जाम में, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, सीधे प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं। तो मैंने सबका स्तर एकदम अच्छा रखा है, और ये वही प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे। बाल्यावस्था का काल क्या माना गया है साथियों? तो बाल्यावस्था होती है हमारी 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच में। आया समझ में? हमारी किताब के अनुसार। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है भाई? और बहुत अच्छा कथन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन था हमारा B.F. स्किनर साहब का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए जो अधिनियम PWD था वो कब पारित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1995 में किया था। भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए जो अधिनियम PWD था वो कब पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1995 में लागू किया था। आया समझ में? तो देखिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आप लोग टेलीग्राम पर मैं विशेष रूप से आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खेलों को शिक्षा का केंद्र किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलों को शिक्षा का केंद्र जो माना था साथियों वो थे हमारे किंडरगार्टन। ठीक है ना? किंडरगार्टन एक पद्धति थी खेल खेल में सीखना। ठीक है ना? तो ये किंडरगार्टन जो पद्धति थी साथियों ये फ्रॉवेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? फ्रॉवेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है? अब देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हमारा एक चैनल है निर्मल क्लासेस करौली। कौन सा है? निर्मल क्लासेस करौली। इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो एक बार, और आप लोगों को जितनी भी हमारी साइकोलॉजी है, रीट वगैरह की, है ना, रीट की जितनी भी प्री की क्लासें हैं वो मैंने कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ पूरा कोर्स। निर्मल क्लासेस करौली चैनल सर्च करना यूट्यूब पे, और आपको ये पूरा का पूरा कोर्स रीट प्री का और मेंस का मिल जाएगा। निःशुल्क क्लासें हैं, और आप लोग जब एप्लीकेशन से इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको फ्री कोर्स के फोल्डर में भी निर्मल जो अपना फ्री कोर्स है रीट का, प्री मेंस का, इन दोनों का सिलेबस मैंने फ्री में आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, उसके नोट्स किस पे? इसी एप्लीकेशन पे, फ्री कोर्स फोल्डर में। लेकिन आप लोग अगर ये कोर्स परचेस कर रहे हो तो ये आपका पेड है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीज घोड़ी का खेल किस उम्र के बच्चों के द्वारा खेला जाता है? बताओ जल्दी से फटाफट। पसीज घोड़ी का जो खेल है साथियों वो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा खेला जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम थोड़े से अपने बड़े प्रश्नों की तरफ। 11 से लेकर के 18 नंबर तक प्रश्न आएंगे, वो हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए भावात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या है? भावात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो भावात्मक बुद्धि से आशय है एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपने संवेगों और दूसरे के संवेगों की क्षमता को समझते हैं। क्या कहलाती है? भावात्मक बुद्धि कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। आंतरिक अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा क्या चीज़ है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्राय है कि बच्चों में निहित उस आंतरिक शक्ति से है जो उनके व्यवहार को जागृत करती है और उनके लक्ष्य प्राप्ति की ओर उनको ले जाती है। यानी कि अपने आप में व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली वो शक्ति जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य के प्रति मूव कराती है, यानी आगे की ओर ले जाती है, उसके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए उत्तरदायी बनाती है, वो कहलाती है इंटरनल मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अच्छे से? पावलाव के सिद्धांत का मूलभूत आधार क्या है भाई? पावलाव के सिद्धांत का मूलभूत आधार क्या है? तो इसके आपको 2 मूलभूत आधार याद रखने हैं। पहला आधार था इसका समीपस्थ था, और दूसरा मूलभूत आधार था सहचर्यवाद। इंपॉर्टेंट है, पावलाव ने जो सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, उस कुत्ते के प्रयोग में उस सिद्धांत के अंदर 2 ही चीज़ मूलभूत बताई थी। पहली थी समीपस्थता और दूसरी थी सहचर्यवाद। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कि भाई मस्तिष्क को
कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रमस्तिष्क, दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क और तीसरा जो भाग है मस्तिष्क का वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आप लोगों को 3 भाग मस्तिष्क के याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, स्थानापन्न पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? स्थानापन्न जो पुनर्वलन शब्द है इससे आप क्या समझेंगे? तो परिभाषा कैसे लिखनी है सुनिएगा आप लोग। जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? स्थानापन्न पुनर्वलन कहेंगे। यानी जब हम कोई भी नई क्रिया करते हैं तो हमें नई क्रिया करने के पश्चात ही पता लगता है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानापन्न पुनर्वलन कहलाती है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास की पियाजे की अवधारणा बताइए। यानी भाषा के विकास में पियाजे ने क्या अवधारणा व्यक्त की थी? प्रश्न यह पूछा गया है। भाषा यानी पियाजे जो हैं भाषा को जन्मजात नहीं मानते थे। पियाजे भाषा को जन्मजात नहीं मानते थे। भाषा विकास का एक स्रोत है और यह जीव तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया होती है। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में आता है या जिसके साथ उसकी अंतःक्रिया चलती है उससे उसकी सोच और मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगता है और यही बदलाव उसके भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। तो ये अवधारणा थी जीन पियाजे की भाषा के विकास में कि बच्चे का भाषा का विकास किस तरीके से होता है। आएगा समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यात्मक खेल क्या है? भाई कार्यात्मक खेल क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। कार्यात्मक खेल देखिएगा, शेष अवस्था में बच्चों द्वारा वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराना क्या कहलाता है? कार्यात्मक खेल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे बच्चों का झुनझुना बजाना, हाथ में पानी थपथपाना, चीज़ों को गिराना आदि जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं वो हमारे सब क्रियात्मक खेल के अंदर आते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अब हम यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ आएंगे। अब ये प्रश्न थोड़े और बड़े हो जाते हैं जिनकी आंसर की लिमिट होगी हमारी 100 वर्ड। ठीक है। अब प्रश्न है हमारा 19वां, ज्ञान मीमांसा की अवधारणा को समझाइए। ज्ञान मीमांसा की अवधारणा क्या है? चिंता मत कीजिए, सुनिए आप लोग, अच्छे से बताऊंगा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। जैसे आयु, अनुभव और ज्ञान में वृद्धि हो जाने पर इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लेता है। यदि गौर से हम देखें तो बच्चे के समुदाय और विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीकों को चिन्हित किया जा सकता है। ये क्या हो गई? हमारी ज्ञान मीमांसा की अवधारणा हो गई। इसको आप लोग याद करना है। देखो ये प्रश्न मैंने फालतू नहीं लिखे, ये प्रश्न वही है जिनमें से आपको लगभग 70 से 75% आपको एग्जाम में बना करके देंगे और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। देखो इतना विश्वास और इतना आश्वासन व्यक्ति आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मैं 5 वर्षों से इस YouTube चैनल को चला रहा हूँ और जितने भी हमारे विगत बैच निकले हैं, जितने हमारे पुराने सेशन हुए हैं, पिछला ही सेशन उठा के देख लो, लगभग बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। आपको दुनिया में भड़काने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जब आपकी बैक लग जाएगी, आप फेल हो जाएगा, तो आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। व्यक्ति वही होता है जो समय से पहले आपको सामग्री उपलब्ध करवा दे। क्या देखना कि मरने के बाद तो बहुत से लोग आपको सांत्वना देने के लिए आएंगे, लेकिन जिंदा होने पर आपको कोई भी सहायता नहीं करेगा। ये चीज़ अपने जीवन का एक आधार है और यही जीवन की वास्तविकता है। इसलिए आप सभी को अपने आप में सतर्क रहना है, अपने आप में सजग रहना है, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? और मैं आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। 5 वर्षों के विद्यार्थी जो आज रीट में सेलेक्टेड हुए हैं, उन सभी के लिए अच्छा परिणाम निकल के आया। बहुत से बच्चों की बैक लग जाती, रीट में पास आउट अच्छा रिजल्ट हो जाता है, लेकिन बाद में पछताते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है हमको एसटीसी में कोई बैक नहीं लगानी, कोई पेपर बैक नहीं रखना, कोई पेपर फेल नहीं रखना,
कुछ भी नहीं करना, आप उनको तो बस पास करना है एसटीसी अच्छे नंबरों के साथ। क्वेश्चन देखिए, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है भाई? सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये पूरे के पूरे जो टेस्ट आपके चलाए जाएंगे, ये पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे, ये सारे के सारे नोट्स और वीडियो पूरे के पूरे हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जा करके परचेज कर लो आप लोग। तो सीखने का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसको समझिए आप लोग। इस मॉडल के अनुसार सीखना निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे याद करने में काम में लिया जाता है। इसमें बच्चे को एक साथ नहीं सिखा करके थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सिखाया जाता है। यह मॉडल सभी बच्चों को सिखाने का एक ही तरीका मानता है और सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं, परंतु उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों की क्षमताओं एवं व्यवहार के आधार पर सीखने की जांच करता है और उसकी समझ का मूल्यांकन करता है। यही क्या है, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल है। अगला क्वेश्चन है अपना, स्व नियमन की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21वां कैसा आएगा? स्व नियमन की अवधारणा जो है साथियों, अल्बर्ट बांडुरा का मानना है था कि जैसे जैसे लोगों का सामाजिकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार व दंड पर कम आश्रित होने लगते हैं और व्यवहार को अधिक स्वयं नियंत्रित करने लग जाते हैं, अर्थात वे अपनी भीतरी मानकता को तय कर लेते हैं और उन्हीं कसौटियों के आधार पर स्वयं को पुरस्कार या अवहेलना करने लगता है। चाहे उसके बारे में कोई जानता भी नहीं हो तो भी वह संभव है कि वह स्वयं उसकी आलोचना करने लग जाता है। आप अपने आप को सजा देना चाहते हैं क्योंकि उसका व्यवहार उसकी अपनी कसौटियों के विपरीत लगा हुआ है। आम जिंदगी में स्थिति इससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है क्योंकि बच्चे तरह तरह के मॉडलों के संपर्क में आते हैं जिनके मानक भी अलग अलग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है स्वनियमन अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या लाभ है? इसके मत से आप कहाँ तक सहमत हैं? समावेशी शिक्षा के बारे में ध्यान रखना, प्रश्न आएगा एक प्रश्न, या तो आपसे समावेशी शिक्षा का लाभ पूछेगा या फिर आपसे समावेशी शिक्षा की परिभाषा पूछेगा। कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा के सार्वजनिकरण के परिप्रेक्ष्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, याद रखना भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992 में, और इसके तहत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित किया गया जिससे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 1995 में भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए एक अधिनियम जारी किया गया था, PWD 1995, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में बता दिया है। ये पारित किया गया था जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। इसके आधार पर विशेष क्षमता वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की अवधारणा प्रतिपादित की गई। ये हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा है जिससे हम कहाँ तक सहमत थे। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक एवं कार्यात्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका है? बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देखिए। शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास पर निर्भर होता है। खेल के अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जब बच्चे ईंटों की एक पंक्ति में चलने की कोशिश करते हैं, दीवार कूदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खेल में ज़मीन पर गड्ढे खोदने, पत्तियों के हार बनाने, चित्र बनाने और उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। शारीरिक खेलों से बच्चों की पढ़ाई में रुचि होने लगती है, परंतु कई विद्यालयों में खेलने के लिए ना तो समय दिया जाता है, ना ही उनको उचित स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। पहले बच्चे मध्यावकाश के दौरान खेल पाते थे, परंतु आज वह अवकाश या समय घटता जा रहा है। आजकल खेलों को रेस्ट में नहीं खेला जाता, बच्चों को रेस्ट में खेलने के लिए मना कर दिया जाता है।
खेल का कालांश लगाना, मध्यावकाश का समय मिलना बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह किशोर किशोरियों दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनमें नवीन ऊर्जा और शक्ति का विकास होता है। तो ये खेलों में भूमिका हो गई, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में खेलों की भूमिका। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 24 से लेकर के 27 तक। ये 4 प्रश्न हमारे निबंधात्मक हैं और अथवा में आपको प्रश्न जो दिया गया है उसको आप लोग खुद पढ़ेंगे, आपकी या तो वर्विक सीरीज से पढ़ें या किसी किताब से पढ़ें, ठीक है ना। प्रश्न देखिए, सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं, इन अवधारणाओं में समय के साथ हुए परिवर्तन को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार लिखते हुए सामाजिक अवधारणा का विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो सुनिएगा प्रश्न का आंसर क्या होगा। सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार। सबसे पहले हम अपने विचार लिखेंगे कि सीखने से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर हर व्यक्ति के अपने कुछ मौलिक विचार होते हैं, जिनके आधार पर वे तय करते हैं कि उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार के सीखने के तरीके अपनाना है। और अपने विचार के आधार पर कई बार हम यह अनुमान भी लगाते हैं कि अन्य लोग और विशेषकर बच्चे कैसे सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार है कि आप व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल व्यक्ति को इसे स्वयं के भीतर खोजने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये कथन किसका है? गैलीलियो का कथन है। अब आपको हम बताते हैं कि समाज में प्रचलित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और परिवर्तित समाज की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। सुनिएगा, समाज में यह आम अवधारणा है कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते। बच्चे क्या होते हैं? कोरी स्लेट होते हैं और बड़े बच्चे जो हैं बड़ों की मदद से कुछ भी नहीं सीख सकते। ये पहले अवधारणा थी, लेकिन अब कैसी अवधारणा हो गई है? इस समाज में बदलाव आया है, इस अवधारणा में बदलाव आया है कि बच्चों में ज्ञान समाहित होता है और वे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। दूसरी समाज में जो प्रचलित अवधारणा थी वो है हमारी कि भाई ये अवधारणा फैली हुई है कि बच्चे एक जैसे होते हैं और उन्हें कुछ भी सिखाया जाता है। व्यक्ति कोई भी हो, उनके सीखने का तरीका पूर्व निर्धारित होता है। जबकि वर्तमान में ये अवधारणा बदल गई है। आजकल ऐसा नहीं है। अब बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नता को लेकर के विशेष महत्व दिया गया है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि महिलाओं और पुरुषों में सिखाने की क्षमता अलग अलग होती है। महिलाओं पुरुषों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सीखने की क्षमता कम होती है और जेंडर के आधार पर उनमें सामाजिक विभेदन किया गया था। ये हमारी प्रचलित अवधारणा थी, लेकिन वर्तमान में ये अवधारणा बदल गई है। वर्तमान समय में महिलाओं एवं पुरुषों के सीखने की क्षमता के विभेद को लेकर के यह अवधारणा पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्त्री और पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिया गया है। तो ये आप लोगों को प्रश्न याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, देखिए, जीन पियाजे के प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या करते हुए स्कीमा की अवधारणा को व्यक्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको एक प्रश्न और मैं बताऊंगा इसके अलावा, ध्यान से सुनिए। जीन पियाजे के प्रमुख संप्रत्य कौन कौन से थे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे थे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और 1960 में उनका निधन हुआ। ये स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने बताया कि बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसके प्रमुख प्रत्यय माने गए थे। अब ध्यान रखना है आपको कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। उस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपने कई संप्रत्यय दिए थे, कई सारी अवधारणा दी थी। पहली अवधारणा आती है हमारी स्कीमा। स्कीमा क्या है? बहुत बार पूछा गया है। अब इसी प्रश्न से आपको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को बताया है। स्कीमा किसको कहते हैं, अनुकूलन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग, स्कीमा जो है साथियों, बच्चों की स्कीमा आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना संभवतः देखने, गति करने जैसे कार्यों में सहायक होती है, संज्ञानात्मक योग्यता को सम्मिलित करती है और अन्य विषय इसकी परिधि से बाहर रहते हैं। पियाजे ने इन योग्यताओं में व्यवहार अवस्था, जिनका प्रयोग बच्चे और वयस्क अपने परिवेश की चीज़ों में व्यवहार करते हैं, विकास होने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं। अपनी विषय वस्तु के साथ बहुत सी योजनाएं मानव मन की प्राथमिक संरचना को बनाती है। ये क्या कहलाती है? हमारी स्कीमा की अवधारणा है।
दूसरा जो संप्रत्यय दिया था वो था साथियों अनुकूलन। देखो आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था जीन पियाजे के, उसके कौन कौन से संप्रत्यय थे, तो आपसे सीधा नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग बड़ा प्रश्न याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब बालक वातावरण से सीधे अंतःक्रिया करता है तो उसके दिमाग में विभिन्न चीज़ों के स्कीमा बनते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। अनुकूलन की इस क्रिया में दो बार परस्पर पूरक प्रतिक्रिया शामिल होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है समावेशीकरण और दूसरी होती है समायोजन। समावेशीकरण के दौरान हम बाहरी दुनिया को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हैं। ये क्या लाते हैं, सब अनुकूलन की अवधारणा। बताओ कैसा लग रहा क्लास साथियों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना मन से और लगातार इसी तरीके से आप हमारी एप्लीकेशन पर क्लास लेते रहिए। मस्तिष्क में मौजूदा स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन से भी बदलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न स्कीमा अंतर संबंधित होकर के संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे ही संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से घटती जाती है। एक बार जब बच्चे स्कीमा बना लेता है तो वे उसे दूसरी स्कीमा से जोड़ करके पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं ताकि वह संज्ञानात्मक तंत्र का हिस्सा बन सके। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के लिए गिराने की गतिविधि में संलग्न बच्चा अंततः इसका संबंध फेंकने से है और उसकी पास और दूर की जो गतिविधियां हैं वो विकसित होने लगती है और समूह के साथ में वो जोड़ने लगता है। ये हमारा व्यवस्थापन की अवधारणा। और हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवस्थाओं को व्यक्त कीजिए उदाहरण के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणाओं का उदाहरण सहित आपको बताना है कि जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत था वो किसने दिया था। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है, लेव बायगोस्की ने दिया था। किसने दिया था, लेव बायगोस्की ने दिया था, अगर छोटा प्रश्न पूछा जाए तो, ठीक है ना। और इन्होंने दिया था ये ZPD सिद्धांत, समीपस्थता का जो सिद्धांत था, ठीक है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यही सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत जो लेव बायगोस्की के द्वारा दिया गया था। और इसमें मूल अवधारणाएं जो थी साथियों उनको 5 भागों में बांटा गया था। तो ये आपको मैं बताऊंगा आगे चल के मूल अवधारणाओं की बच्चे के सीखने के संदर्भ में। तो इसकी अवधारणा आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली है हमारी व्यक्तिगत वार्तालाप। पहली अवधारणा क्या है, व्यक्तिगत वार्तालाप। बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं। बायगोस्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। जो बच्चे मुक्त रूप से व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं वे मुश्किल कार्य करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी से उत्तम प्रदर्शन करते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत वार्तालाप। दूसरा मत रखा था उन्होंने, वो रखा था वास्तविक विकास का स्तर कैसा होना चाहिए। कि बायगोस्की का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की संभावना का एक निश्चित क्षेत्र होता है और इस विकास को हम अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थितियों में भी प्रभावित कर सकता है, जिससे बच्चे स्वयं या बिना किसी मदद के अपने स्तर पर सीखते हैं, जैसे चूसना, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि। और यही क्षेत्र कहलाता है साथियों। आगे हम बता रहे हैं ZPD। तो अब बताओ ZPD क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया। यह वह क्षेत्र है जहां यथार्थ में सीखना होता है। ऐसे काम जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप नहीं हो तब भी वह किसी से मदद से उस काम को कर लेते हैं। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं या कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तब उन्हें यदि किसी की सहायता मिल जाती है तो उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है समीपस्थ विकास क्षेत्र। आ गया समझ में। यानी बच्चा कोई काम को कर रहा है और करते वक्त अगर काम को भूल जाता है, अगर कोई उसकी काम में मदद कर देता है तो यही प्रक्रिया कहलाती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला पॉइंट है हमारा स्कैफोल्डिंग और ये परिभाषा कई बार पूछी गई स्कैफोल्डिंग की। तो याद रखना, बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में बच्चे उस काम को बिना किसी मदद के कर लेते हैं। बायगोस्की ने इस प्रक्रिया को नाम दिया था स्कैफोल्डिंग। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। कि भाई बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो अब पहले तो मदद मांगेंगे, लेकिन जब उस काम को धीरे धीरे परफेक्ट रूप से करने लगते हैं तो दूसरों की मदद लेना कम कर देता है और यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी सहारा लगाना हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इंपॉर्टेंट है याद रखना पॉइंट। अगला है हमारा भाषा एवं विचार।
भाषा एवं विचार के तथ्य क्या हैं वाइगोस्की के? वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया। भाषा प्रयोग न केवल समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी योजना बनाने और व्यवहार करने में भी ये काम करता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा व सोच के बीच में क्या संबंध है, आपको स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तो देखिए अंतिम प्रश्न है साथियों, एक बार कमेंट करके ज़रूर जाएंगे और कैसा लगता है हमारा क्लास। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। और अगर आपको बुरा लगता है तो आप लोग मत करिए चैनल को सब्सक्राइब, मत मेरा वीडियो देखिए, मैं तो केवल आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो भाषा और सोच के बीच में संबंध कैसा होता है, सुनिए आप लोग। सोच के लिए भाषा एक माध्यम होती है पर आवश्यक नहीं होती। भाई सोचने के लिए भाषा एक माध्यम होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा होना आवश्यक है। हम सामान्यतः उन्हीं भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। बताओ भाई, हम अंग्रेजी में नहीं सोचते ना, हमारी भाषा जो मातृभाषा होती है हम उसी भाषा में सोचते हैं। जो हम सुन बोल नहीं सकते वे हम देख पढ़ सकते हैं, संकेत भाषा में बात कर सकते हैं और उसी अनुरूप भी हम सोच भी सकते हैं। अगला पॉइंट है, सोच भाषा संज्ञान से परे है, फिर भी जिसका भाषा ज्ञान अच्छा होता है उन्हें सोचने हेतु स्पष्ट शब्दावली मिल जाती है और ये निश्चित ही सोच को बेहतर बनाती है। भाषा एवं सोच में घनिष्ठ संबंध है और दोनों ही एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो स्पष्ट क्या हुआ, स्पष्ट ये हुआ कि भाषा सोच का आधार है। भाषा ज्ञान सोच को परिपक्व बनाने में सहायक है, सोच भी भाषा को प्रभावित करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। सोच और भाषा के साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई है, जैसे हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, हमारी भाषा कैसी है, हम क्या बोल रहे हैं, यह हम अपनी सोच से नियंत्रित कर सकते हैं। कब क्या बोलना चाहिए और कितना और किस तरीके से किसी से बोलना चाहिए, यह तय कर पाना एक परिपक्व सोच की निशानी होती है। गुस्से में अथवा भावावेश में हम कई बार व्यक्ति बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। ऐसे में यह अपनी बात को नियंत्रित न कर पाना और वहीं पर बोलना, जैसी उनकी सोच होती है व्यक्ति वैसा ही उसके साथ व्यवहार करने लगता है। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी अगर पॉजिटिव सोच रखोगे तो आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ोगे। आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रखिए, अपने अध्ययन के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में पॉजिटिव सोच रखिए, आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको संसार क्या कहता है, दुनिया आपको क्या कहती है, उसके पीछे मत भागिए। आपको भागना है तो अपने एक बार मन की आवाज़ को सुनिए और फिर आगे बढ़िए। आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है। आप एक बार दो बार असफल होंगे, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलेगी और सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने समय का पाबंद होता है और अपनी रेगुलरिटी पर ध्यान देता है। तो धन्यवाद साथियों, एकदम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने इतना अच्छा वीडियो मेरा देखा और आप सभी ने इतना पसंद किया, आपने अंत तक समय दिया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में जो आपका पेपर लगेगा वहां पर आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। धन्यवाद।